हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बीजी लर्नर्स इंस्टीट्यूट से आपका अपना मेंटोर सैयद मोहम्मद उस्मान नासिर हाज़िर खिदमत। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आज के लेक्चर का आगाज़ करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप ख़ुद और अपने दोस्तों से ये कहें कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इल्म की इस शम्मा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। आपका शुक्रिया। ताख़ीर किए बगैर आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टार्ट करने से पहले एक लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अब्रेसिव्स। अब्रेसिव्स क्या होते हैं, इनके बारे में पहले जान लेते हैं। बुक में अब्रेसिव्स की डेफिनेशन यूं दी गई है, टिनी पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के छोटे से छोटे जर्रे को हम अब्रेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अब्रेसिव्स कहते हैं। अब टिनी पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, यहां लफ्ज सब्सटेंस यूज किया है, जिसका मतलब ये है कि ये जो छोटे से छोटे जर्रे मेटल्स के भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स यानी मिनरल्स के भी हो सकते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं उनके भी हो सकते हैं, और एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं। आपकी बुक के अंदर बाकायदा एक टेबल बनाया गया, उस टेबल के अंदर आपको बताया गया कि अब्रेसिव्स के जो नेचुरल अकरिंग के एतबार से अगर देखा जाए तो अब्रेसिव्स के तीन बड़े ग्रुप्स हैं। एक को, पहले ग्रुप को हम नॉन मेटालिक अब्रेसिव्स कहते हैं, इनको मिनरल अब्रेसिव्स भी कहेंगे, और इन्हीं नॉन मेटालिक अब्रेसिव्स को हम एक्सपैंडेबल अब्रेसिव्स भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास ग्रुप है वो मेटालिक अब्रेसिव्स का है, और तीसरा जो ग्रुप है वो एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट का है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नॉन मेटालिक या मिनरल इन नेचर जो अब्रेसिव्स होते हैं उनके हवाले से। ये जो नॉन मेटालिक अब्रेसिव्स हैं बेटा, इनको हम एक्सपैंडेबल अब्रेसिव्स भी कहते हैं। एक्सपैंडेबल का से मुराद क्या होती है, इसको जरा समझ लें। एक्सपैंडेबल अब्रेसिव से मुराद ऐसे अब्रेसिव्स हैं जो बीजी साइट्स के ऊपर यूज होते हैं। ये बात ऑटोग्राफ के तौर पर अपने पास लिख के रख लें कि बीजी साइट्स के ऊपर हमेशा जब भी अब्रेसिव्स यूज होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपैंडेबल अब्रेसिव्स इस्तेमाल होंगे, और ये बात कई दफा एग्जामिनर अपने क्वेश्चंस की सूरत में आपसे पूछता है। तो अब्रेसिव्स हमेशा एक्सपैंडेबल अब्रेसिव्स बीजी साइट्स पर यूज होते हैं। एक्सपैंडेबल एब्रेसिव्स ऐसे एब्रेसिव्स होते हैं जो सिर्फ वन टाइम यूज होते हैं, और इनकी ये प्रॉपर्टी है कि जब ये एक्सपैंडेबल एब्रेसिव सरफेस के ऊपर हम ब्लास्ट करते हैं तो जाकर ये सरफेस के साथ जैसे इनका इम्पैक्ट होता है, टकराते हैं, तो ये रेजा रेजा होकर फैल जाते हैं, शैटर हो जाते हैं। एब्रेसिव्स which shatters on impact and can be used only for one time called expandable abrasives। क्लियर होगी बात? बहुत अहम अब्रेसिव्स जो हैं वो एक्सपैंडेबल अब्रेसिव हैं, क्योंकि एक्सपैंडेबल अब्रेसिव्स ही बीजी साइट्स के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, और ये सिर्फ एक दफा होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब ये जाकर सरफेस से टकराते हैं तो टकराकर रेजा रेजा हो जाते हैं, टकराकर छोटे छोटे जर्रों में मजीद तकसीम हो जाते हैं, जिनको दोबारा रीयूज फिर नहीं किया जा सकता। क्लियर होगी बात? इसलिए इन्हें हम एक्सपैंडेबल अब्रेसिव्स कहते हैं। आपकी बुक के अंदर जो एक्सपैंडेबल अब्रेसिव्स दिए गए हैं उनमें से कॉपर स्लैग, निकल स्लैग, बॉयलर स्लैग, ग्लास बीड, ऑलवाइन या एक्वामैरीन कहा जाता है। इनमें से आए हम इस स्लाइड की मदद से चंद एक अहम अब्रेसिव्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो डिटेल दी गई वो सैंड अब्रेसिव्स की दी गई। आपको पता है सैंड जो है ये भी एक्सपैंडेबल अब्रेसिव है। सैंड जो है ये भी बेटा नॉन मेटालिक अब्रेसिव है। सैंड के अंदर आपने कभी देखा सैंड को, तो सैंड के अंदर क्रिस्टल टाइप सफेद किस्म का शीशे की तरह चमकता हुआ मटेरियल पाया जाता है। उस मटेरियल को सिलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
सिलिका कहा जाता है। तो एक बात याद रखिए, सैंड आज से कुछ अर्सा पहले बतौर अब्रेसिव्स बहुत इस्तेमाल होती थी, लेकिन जब से SI 1657 और कॉश रेगुलेशंस, जब से ये दो रेगुलेशंस SI स्टेट्यूटरी इंस्टीट्यूट 1657 और कॉश रेगुलेशन, ये ऐसा कॉश रेगुलेशन किस चीज का मुखफ़फ़ है? कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस हैजर्डस टू हेल्थ, यानी कि ऐसी अशिया जो जिनका इस्तेमाल इंसानी जान के लिए भी नुकसानदेह है, जानवरों के लिए भी और माहौल के लिए भी नुकसानदेह है, उनको उनका इस्तेमाल मना किया जाता है। वो कॉश रेगुलेशन के तहत किया जाता है। ठीक है, तो कॉश रेगुलेशन और 1657 SI, ये दो रेगुलेशंस हैं जो हमें मना करते हैं कि आप सैंड को बतौर अब्रेसिव इस्तेमाल ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि वो ये कहते हैं कि सिर्फ प्योर सैंड ही नहीं, बल्कि सैंड से बनी हर वो चीज जिसको अगर आप अब्रेसिव के तौर पर इस्तेमाल करें और वो जाकर सरफेस के साथ टकराए और टकराने के बाद 1%, मोर देन 1% सिलिका रिलीज करे, तो वो चीज हमें बतौर अब्रेसिव इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यानी प्योर सैंड को भी मना कर दिया, क्योंकि जब सैंड जाकर सरफेस से टकराती है तो उसमें से सिलिका रिलीज होती है, और वो भी मोर देन 1% रिलीज होती है, 1% से ज्यादा रिलीज होती है। तो प्योर सैंड सिलिका रिलीज होने की वजह से हम इसका इस्तेमाल प्रोहिबिट किया गया, रोका गया। और फिर ये भी कहा गया कि सिलिका या सैंड से बनी कोई भी चीज जो इम्पैक्ट के बाद जब शैटर होगी तो 1% से अगर ज्यादा सिलिका रिलीज कर रही है तो उसको भी बतौर आप अब्रेसिव इस्तेमाल ना करें। क्लियर है? क्यों ना करें? होता कुछ यूं है बेटा कि जब सैंड को आप सरफेस के ऊपर ब्लास्ट करते हैं तो इम्पैक्ट के बाद वहां से सिलिका रिलीज होती है, और वो सिलिका आपके इर्द गिर्द हवा का हिस्सा बन जाती है। जब उस हवा में आप सांस लेते हैं तो हवा, सांस के जरिए हवा में मौजूद सिलिका आपकी बॉडी में दाखिल हो जाता है, और दाखिल होने के बाद वहां बीमारी काज करता है। उस बीमारी को सिलिकोसिस या नियमानिकोसिस कहा जाता है। क्लियर होगी बात? नियमानिकोसिस क्या कहा जाता है? नियमानिकोसिस, ये आर नहीं, यहाँ एन आना चाहिए। नियमानिकोसिस या सिलिकोसिस। क्लियर है जी? इसलिए सैंड को मना किया जाता है। दूसरा बहुत ही अहम एक्सपेंडेबल एब्रेसिव जो बेजीसाइड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उस एब्रेसिव को हम कॉपर स्लैग भी कहते हैं, आयरन सिलिका भी कहते हैं। क्लियर है जी? कॉपर स्लैग और आयरन सिलिका, चूंकि मैंने कहा ये एक्सपेंडेबल एब्रेसिव्स हैं, बेजीसाइड्स पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनकी भी यही प्रॉपर्टी है कि जब वो सरफेस के साथ जाके इम्पैक्ट करते हैं तो ये शैटर हो जाते हैं और ये नॉन मेटालिक होते हैं। क्लियर है? ये दिखते कैसे हैं, इसको हम यहाँ पे एक क्लिप की मदद से देखते हैं जी। ये आपके सामने ये सारे जो है वो कॉपर स्लैग या आयरन सिलिका है। आपके प्रैक्टिकल में इसकी आइडेंटिफिकेशंस आती होती हैं। ये कॉपर स्लैग की तस्वीर दी जाती हैं या स्लैग्स दिए, ये कॉपर स्लैग अब्रेसिव्स दिए जाते हैं, कहा जाता है कि ये बताएं ये कौन से अब्रेसिव्स हैं। तो याद रखिए ये आयरन सिलिका या कॉपर स्लैग अब्रेसिव्स हैं। क्लियर? ये इस तरह की तस्वीर दी हुई होती है या इस तरह का वीडियो भी है, दोनों सूरतों में आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया गया ताकि आप आइडेंटिफिकेशन आए तो इसको आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज इस बात से हो जाते हैं कि कॉपर स्लैग लफ्ज़ यूज़ हो रहा है या आयरन स्लैग लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, आयरन सिलिका यूज़ हो रहा है। तो कॉपर स्लैग और आयरन की वजह से, कॉपर और आयरन की वजह से लोग इसको, आम स्टूडेंट इसको जो है वो मेटालिक
अब्रेसिव्स कंसीडर करते हैं, जबकि ये मेटालिक नहीं है, ये नॉन मेटालिक है। याद रखिए, सादा लफ्जों में झटके हिसाब से अगर हम इसको याद रखना चाहें तो कुछ यूं कर सकते हैं कि देखिए, स्लैग कहते हैं मैल कुचैल को, इम्प्योरिटीज को। कॉपर स्लैग, आपको पता है जब हम मेटलर्जी में मेटलर्जी के तहत मेटल को जब अलग करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनिंग पहले करते हैं, माइनिंग में फिर उसको हम गर्म करते हैं तो उसमें जो मेटल के ज़र्रात होते हैं वो पिघल कर एक लिक्विड की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, और उसमें जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो एक सख्त लेयर की सूरत में उसके ऊपर एक तह सी बन जाती है। फिर उस तह को जब हम ठंडे पानी के अंदर डालते हैं इम्प्योरिटीज़ की मोटी लेयर को, तो ठंडे पानी में गर्म चीज़ जैसे ही जाके गिरती है तो वो टूट कर छोटे छोटे ज़र्रों में तब्दील हो जाती है। तो होते तो वो इम्प्योरिटीज़ हैं, लेकिन उसमें माइनर या माइन्यूट अमाउंट ऑफ जो है वो मेटल, कॉपर या आयरन की मौजूद होती है। इस वजह से हम इसे कॉपर स्लैग या आयरन स्लैग कहते हैं। बट ये बेसिकली इम्प्योरिटीज़ हैं, बेसिकली ये स्लैग है, बेसिकली ये नॉन मेटालिक है, और ये एक्सपेंडेबल है, और ये बीजी साइट्स पर इस्तेमाल होने वाला सबसे ज़्यादा अब्रेसिव है। क्लियर जी। उसके बाद एक बात गौर से जहन नशीन कर ले, देखिए अगर आप सरफेस को अब्रेसिव्स की मदद से ब्लास्ट कर रहे हैं तो आपका तो मकसद ये है कि सरफेस के ऊपर कंटेमिनेंट्स को रिमूव किया जाए। लेकिन अगर आपके अब्रेसिव ही कंटेमिनेटेड होंगे तो वो जो कंटेमिनेशन आप रिमूव करना चाहते हैं, बल्कि वो अब्रेसिव जाके जब सरफेस से टकराएगा उस पे उसको रफ करने के लिए उसको कट करेगा, तो कंटेमिनेशन एंड ट्रफ तक चली जाएगी, नीचे तक फंस जाएगी, वहां से उसको रिमूव करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह कहा जाता है कि जब भी आप ब्लास्टिंग करें तो कभी भी कंटेमिनेटेड अब्रेसिव्स का इस्तेमाल ना करें। कंटेमिनेटेड जो अब्रेसिव्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सरफेस क्लीनलीनेस नहीं दे सकेगी, बल्कि और ज़्यादा कंटेमिनेट हो जाएगी। इस तरह के जो अब्रेसिव की तस्वीर अगर बुक में आती है तो याद रखें वो कंटेमिनेटेड अब्रेसिव की तस्वीर होगी। ये देखें, इस तरह की तस्वीर होगी, इस तरह का वीडियो क्लिप आ जाएगा। क्लियर है जी बात? नहीं जी, आगे बढ़ते हैं। गार्नेट एब्रेसिव्स। गार्नेट जो है ना बेटा, अक्सर एग्जामिनर कोशिश करता है गार्नेट की वजह से आपको ना कंफ्यूज करता है। वो कहता है जी बीजी साइट्स के ऊपर गार्नेट जो है वो इस्तेमाल अप टू 3 टाइम किया जा सकता है। लेकिन याद रखें गार्नेट है क्या, पहले हम इसकी नेचर देख लेते हैं, फिर आगे इससे बात करते हैं। गार्नेट है तो नॉन मेटालिक मिनरल है, और ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि डायमंड की तरह सख्त होता है, डायमंड की तरह सख्त होता है गार्नेट। और गार्नेट के बारे में ये है कि ये एक्सपेंडेबल भी है और रिसाइकलेबल भी है, एक्सपेंडेबल भी है और रिसाइकलेबल भी है। ये क्यों कहा कि जी एक्सपेंडेबल है? गार्नेट रिस आमतौर पर गार्नेट को सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया जाता है ब्लास्टिंग के लिए, लेकिन अगर आप इसको अप टू 3 टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूरी है, शर्त ये है वहाँ यूज़ हो सकता है जहाँ पे क्लिनजिंग यूनिट लगाओ। यानी अगर आपने एक दफ़ा गार्नेट को यूज़ किया तो चूंकि ये जाके टकरा कर शैटर तो नहीं होगा क्योंकि ये हार्ड है, लेकिन फिर आप इसको रीयूज़ करने से पहले क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, कंटेमिनेशन फ्री करते हैं, फिर आप इसको जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है वो ये करता है कि बीजी साइट्स के ऊपर गार्नेट अप टू 3 टाइम यूज़ किया जा सकता है। तो याद रखें बीजी साइट्स के ऊपर गार्नेट अप टू 3 टाइम यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि गार्नेट एक्सपेंडेबल नहीं है। इस वजह से हम ये कह सकते एक्सपेंडेबल नहीं है, जाके टकरा के फैला नहीं, शैटर नहीं हुआ, ठीक है। और क्लिनजिंग यूनिट भी अगर मौजूद नहीं है तो इसको रीयूज़ भी नहीं किया जा सकता। तो आमतौर पर यही कहा जाता है कि बीजी साइट्स पे गार्नेट इस्तेमाल नहीं होता, अप टू 3 टाइम इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन दूसरी साइट्स के ऊपर इसको मैक्सिमम 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है।
ठीक है। लेकिन इस्तेमाल 3 दफ़ा करने की शर्त यह है कि क्लिनजिंग यूनिट मौजूद हो। हर दफ़ा एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद उसको क्लीन किया जाए, फिर रीयूज़ किया जाए, फिर क्लीन किया जाए, फिर रीयूज़ किया जाए। तो इस तरह मैक्सिमम हम इसको 3 दफ़ा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये कैसे दिखते हैं इस वीडियो क्लिप में देखें ज़रा। गार्नेट आपको, ये छोटे छोटे गार्नेट के टिनी पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं। गार्नेट अब्रेसिव ये सामने है। ठीक है जी। ये तस्वीर नीचे दिखाएगी। अगर तस्वीर इस तरह की आए तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो अभी हमने कुछ अब्रेसिव्स को के वो कुदरती तौर पर बने किस चीज़ से होते हैं उस हवाले से सीखा। अभी हम सीखेंगे कि अब्रेसिव की जो शक्ल है वो कैसी होती है। याद रखें, कुछ अब्रेसिव ऐसे होते हैं जो कि ग्रिट होते हैं और कुछ अब्रेसिव ऐसे हैं जो कि शॉर्ट होते हैं। आप देख रहे हैं जो ग्रिट अब्रेसिव्स हैं वो चीनी के दानों की तरह है ना, जैसे शुगर पार्टिकल्स, यानी एंगल्ड हैं, नोकीले हैं, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में है। जबकि दूसरी तरफ आप यहां देखें जो शॉर्ट हैं वो शॉर्ट गोल होते हैं, राउंड फॉर्म में होते हैं तकरीबन। ठीक है, राउंड या ओवल फॉर्म में, ये एजलेस होते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये शॉर्ट अब्रेसिव्स हैं और ये ग्रिट अब्रेसिव्स हैं। ग्रिट अब्रेसिव्स के बारे में ये है कि ये साइट वर्क के लिए यूज नहीं होते, जबकि जो शॉर्ट अब्रेसिव्स हैं ये हमेशा जो क्लोज ब्लास्टिंग है या व्हील अब्रेटर आगे जाके पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल ब्लास्टिंग यूनिट पढ़ेंगे, उसके अंदर हमेशा शॉर्ट अब्रेसिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनके भी हम छोटा सा वीडियो क्लिप देख लेते हैं। ये देखें, ये आपके सामने कुछ ग्रिट अब्रेसिव्स जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। ग्रिट अब्रेसिव्स आप देख रहे हैं नोकीले होते हैं, और जबकि जो दूसरे अब्रेसिव्स हैं वो देखें राउंड होते हैं या तकरीबन ओवल होते हैं, ये राउंड होते हैं। ठीक है। तो ये शॉर्ट अब्रेसिव्स, तो ये ग्रिट और शॉर्ट दोनों में फ़र्क वाजे आ गया। अब एक बात सिंपल सी देखें, ब्लास्टिंग होती कैसे इन अब्रेसिव्स की मदद से। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपके सामने रखने लगा। होता यह है कि आपने 9th-10th में एक डेफिनेशन सीखी थी वर्क एनर्जी की। आपने कहा था कि अगर किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाई जाए, कुव्वत लगाई जाए, तो वो जिस्म अगर कुव्वत की सिमत में डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसको वर्क कहते हैं, और उसमें जो एनर्जी स्टोर होते हैं उसे वर्क एनर्जी कहते हैं। हम भी यहाँ पे ये करते हैं कि जो हवा है, ड्राई एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग में हवा जो ब्लास्ट करते हैं, आगे जाके सीखेंगे कि वो कितनी हवा होती है। तकरीबन बीजी स्टैंडर्ड कहता है कि अगर 100 साई प्रेशर जो है वो हवा का मेंटेन रखें, तो जब नोजल से हवा निकलेगी तो वो 450 माइल्स पर आवर की स्पीड से निकलेगी। 450 माइल्स पर आवर की स्पीड से, स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर इसी हवा में आप अब्रेसिव ऐड कर देते हैं तो अब्रेसिव्स के अंदर वर्क एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे ही आप सरफेस के ऊपर ब्लास्टिंग करते हैं, आप हवा और अब्रेसिव का मिक्सचर सरफेस के ऊपर ब्लास्ट करते हैं, तो ये अब्रेसिव्स जाके सरफेस के साथ टकराते हैं। टकराने के बाद जहां जहां ये जोर से अब्रेसिव सरफेस के साथ टकराते हैं, तो इसमें जो ग्रिट अब्रेसिव्स हैं उसका काम ये होता है वो कट करता है प्रोफाइल को रफनेस क्रिएट करने के लिए। और जो शॉर्ट अब्रेसिव्स हैं, चूंकि रफनेस में डिफरेंट हाइट की पीक्स जो हैं वो क्रिएट हो रही होती है, तो उनको यूनिफॉर्म करने के लिए शॉर्ट अब्रेसिव्स यूज किए जाते हैं। सादा लफ्ज़ों में हम यूं कहते हैं कि जो ग्रिट अब्रेसिव्स हैं वो यूज होते हैं टू कट द प्रोफाइल, और जो शॉर्ट अब्रेसिव्स हैं वो यूज होते हैं टू कंट्रोल द हाइट ऑफ पीक। पीक्स की हाइट को यूनिफॉर्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट अब्रेसिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज। दूसरी बात ये याद रखें कि जैसे जाके ये अब्रेसिव्स सरफेस के साथ टकराते हैं तो सरफेस थोड़ी अंदर की तरफ इम्पिंज हो जाती है, यानी अंदर की तरफ धंसती है।
जैसे थोड़ी सी अंदर की तरफ धंसेगी तो उसके ऊपर जो कंटेमिनेंट्स की स्ट्रॉन्ग लेयर है, वो बेस उसकी नीचे इम्पिंज होने की वजह से सरफेस, तो वो ऊपर से कमजोर हो जाती है, लूज हो जाती है। और आधी एनर्जी कहा यह जाता है कि आधी वर्क एनर्जी सरफेस को इम्पिंज करने में, अब्रेसिव्स की आधी वर्क एनर्जी सरफेस को इम्पिंज करने में यूज हो जाती है, और आधी वर्क एनर्जी जो इस इम्पिंजिंग की वजह से, इस इम्पिंजिंग की वजह से जो आप कह सकते हैं कि कंटेमिनेंट्स लूज हुए हैं, लेयर लूज हुई है, उनको रिमूव करने में इस्तेमाल हो जाती है। तो इस तरह ये ग्रिट और शॉर्ट अब्रेसिव्स जो है वो ये काम करते हैं। अक्सर ग्रिट और शॉर्ट अब्रेसिव्स के एतबार से एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन पूछता होता है। याद रखें, जब शॉर्ट अब्रेसिव्स से आप ब्लास्टिंग करेंगे तो सरफेस हार्डनिंग हो जाएगी। सरफेस क्या हो जाएगी? हार्डनिंग हो जाएगी। अगर सरफेस स्ट्रेस्ड है, हार्डन सरफेस है, उसको आप रिलीज करना चाहते हैं, स्ट्रेस रिलीविंग करना चाहते हैं, तो फिर ग्रिट अब्रेसिव्स इस्तेमाल करते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये याद रखें अब्रेसिव्स के एतबार से। अब एक चीज जरा गौर तलब है बेटा कि जब हम अब्रेसिव्स ग्रिट हों या शॉर्ट हों या मेटालिक अब्रेसिव्स हों, आप देखें आपकी बुक में मेटालिक अब्रेसिव्स का जिक्र है, और वो जो मेटालिक अब्रेसिव्स हैं उनमें एंगुलर चिल्ड आयरन अब्रेसिव्स हैं, स्टील ग्रिट अब्रेसिव्स हैं, स्टील शॉर्ट अब्रेसिव्स हैं, ग्रिट एंड शॉर्ट मिक्स अब्रेसिव्स हैं। तो स्टील ग्रिट, स्टील शॉर्ट के बारे में पता चल गया, अभी हमने स्लाइड्स में भी देखा। मिक्स के हवाले से भी हमने देखा कि दोनों को मिक्स करके भी यूज किया जा सकता है। लेकिन जब मिक्स करके यूज करते हैं तो तब हमें वर्किंग मिक्स का ख्याल रखना पड़ता है। वर्किंग मिक्स क्या होती है? वर्किंग मिक्स की डेफिनेशन यू है कि एन एक्सेप्टेड रेशियो ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड वर्किंग मिक्स। यानी छोटे और बड़े जो टिनी पार्टिकल्स या अब्रेसिव्स, छोटे और बड़े अब्रेसिव्स की जो एक्सेप्टेड रेशियो है उसको वर्किंग मिक्स कहते हैं। और आम तौर पर जो आपकी बुक में, आपके सिलेबस में वर्किंग मिक्स की रेशियो दी गई है बीजी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो है 70 to 80% जो है वो शॉर्ट अब्रेसिव्स, और 20 to 30% जो है वो ग्रिट अब्रेसिव्स की। क्लियर होगी बात? तो ये वर्किंग मिक्स का ख्याल रखना है आपने। ये देखें, ये सामने आपके हमने दिखाया कि जो शॉर्ट अब्रेसिव्स हैं इसके अंदर आप देख रहे हैं ज्यादा है, मिकदार तादाद में ज्यादा है। तकरीबन 70 से 80% शॉर्ट अब्रेसिव्स होते हैं जब मिक्स करके यूज करना होता है, और ये जो ग्रिट हैं जो कि लार्ज पार्टिकल्स हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये लार्ज पार्टिकल्स। तो ये जो लार्ज पार्टिकल्स हैं जिन्हें ग्रिट का, उनकी वैल्यू 20 to 30% है। तो डेफिनेशन रिपीट कर देते हैं। हमने कहा एन एक्सेप्टेड रेशियो ऑफ लार्ज पार्टिकल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड वर्किंग मिक्स। जब भी मिक्स अब्रेसिव यूज करें तो हमें वर्किंग मिक्स का ख्याल लाजमी रखना पड़ता है। आखिरी जो अब्रेसिव्स की टाइप आपकी बुक में दी गई है वो एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट हैं, जो आम तौर पर स्वीप ब्लास्टिंग या लाइट ब्लास्टिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और ये एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट, इनके नाम क्या क्या हैं? वॉलनट शेल है, कोकोनट शेल है, एग शेल्स हैं, कॉर्न कॉब हस्क है, पीच हस्क है। क्लियर? तो ये आम तौर पर ये वाले अब्रेसिव्स हैं। As other with other abrasive, it is available in various particle size. जिस तरह दूसरे abrasives, metallic या नॉन metallic abrasives मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल हैं, इसी तरह ये जो एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट वाले abrasives हैं ये भी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं। क्लियर है बेटा? abrasives किसी भी ब्लास्टिंग में जो abrasives हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। abrasives के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब्रेसिव्स के करेक्टरिस्टिक्स
और अब्रेसिव्स को ब्लास्ट करने की स्पीड या वेलोसिटी, और जितने टाइम के लिए आप अब्रेसिव सरफेस के ऊपर ब्लास्ट कर रहे हैं वो टाइम, और ब्लास्टिंग इक्विपमेंट और सरफेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो, ये सारी चीजें मिलकर एक अच्छा सरफेस प्रोफाइल बनाती है। समझ रहे हैं बात? 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका जिक्र आपकी बुक में दिया गया। वो साइज ऑफ अब्रेसिव है, अब्रेसिव की हार्डनेस है, अब्रेसिव की डेंसिटी है, और उसकी शेप यानी ग्रिट है या शॉर्ट है। क्लियर जी? गुज़श्ता लेक्चर के अंदर जब हम सरफेस प्रोफाइल मेजरमेंट कर रहे थे तो एक छोटी सी कन्वर्जन भी हमने सीखी थी। हमने कहा था कि 1 मिलीमीटर के अंदर 1000 माइक्रोन होते हैं, और 25.4 माइक्रोन में 1 2 के बराबर होता है, 40 2 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, और 25.4 मिलीमीटर 1 इंच के अंदर होते हैं। तो ये भी आपने याद करना है। इनमें से इस कन्वर्जन में से अक्सर एग्जामिनर सिर्फ एक MCQ बना लेते हैं। ये छोटे से मुफ्त का नंबर है, छोटी सी कन्वर्जन, ये याद रखना, ठीक है, कि कौन सी चीज किसके इक्विवेलेंस है। रह की बात जनाब साइजिंग ऑफ अब्रेसिव, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है सरफेस प्रोफाइल की क्रिएशन में। तो साइजिंग ऑफ अब्रेसिव्स में स्पेसिफिकेशन के अंदर मोस्टली इस तरह लिखा हुआ होता है कि जी आपने जो ब्लास्टिंग करवानी है उसमें जो अब्रेसिव यूज करना है वो G140 करना है, सपोज ये लिखा था, या अगर लिखा हो जी S40 करना है। समझ रहे हैं बात? S लिखा होगा तो आपने समझना है कि ये कह रहे हैं कि शॉर्ट अब्रेसिव इस्तेमाल करने हैं। शेप जो अब्रेसिव्स की है वो कौन सी होनी चाहिए? शॉर्ट होनी चाहिए। अगर G लिखा है तो वो कह रहे हैं कि ग्रिट या ग्रिट एंड शॉर्ट मिक्स के लिए भी G ही यूज होता है। ठीक होगी बात? अगर S पहले लिखा है तो शॉर्ट अब्रेसिव्स इस्तेमाल करने हैं, और अगर G लिखा है तो आप ग्रिट एंड शॉर्ट मिक्स यूज करेंगे। क्लियर होगी बात? एक चीज, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिसके तहत जो वैल्यू दी गई है उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, कि वो कितने साइज का अब्रेसिव जो है वो कह रहा है कि ये हमें इस्तेमाल करना होगा। ठीक होगी बात? अच्छा जी, उसके लिए आपकी बुक में 2-3 सिस्टम्स का हवाला दिया गया साइजेस की इंटरप्रिटेशन के हवाले से। पहले वो कहता है कि जी ब्रिटिश स्टैंडर्ड 2451 2451 ब्रिटिश स्टैंडर्ड यूज किया जाता था, लेकिन आप जो मेटालिक अब्रेसिव्स हैं उनका साइज इंटरप्रेट करने के लिए, लेकिन आज नाउ डिफंक्ट का मतलब है आज ये इस्तेमाल नहीं होता सिस्टम, अब ये खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा वो कहते हैं SAE, उन्होंने J444 सीव सिस्टम यूज करते हैं। उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जो 40-2 साइज है ना, 40-2 यानी 1 मिलीमीटर का मतलब 1/24वां इंच। ठीक है, 1 इंच का 24वां हिस्सा, 1 इंच का 24वां हिस्सा 40-2 के बराबर होता है वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, फिर दूसरा जो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड 7079 PTE। इस स्टैंडर्ड के मुताबिक वो कहते हैं कि अगर G140 लिखा है तो उसका मतलब है कि आपने ग्रिट एंड शॉर्ट मिक्स यूज़ करने हैं, और 1.4 मिलीमीटर साइज होना चाहिए अब्रेसिव्स का। 1.4 मिलीमीटर क्या होना चाहिए? अब्रेसिव्स का साइज होना चाहिए। क्वेश्चन अब ये पैदा होता है कि यार ये तो चलो इंटरप्रेट कर लेंगे कि साइज कितना होना चाहिए जी, 1.4 मिलीमीटर। तो साइज मैयर कैसे किया जा सकता है? मैयर करने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो है BS 410। आपके चैप्टर के अंदर तो इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इसी बुक की जो PA10 स्पेसिफिकेशन है उसमें इसका जिक्र है। ठीक है, जिसमें क्लियरली बताया गया कि आप अब्रेसिव का जो साइज है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड 410 के जरिए मेजर करते हैं। ठीक है, और ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सीव्स टू BS 410, ये वाला जो अब्रेसिव साइजिंग मेजरमेंट के लिए
कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है, ये वाला क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता है, तो ये आपने याद रखना। BS 410, BS 410 में है होता क्या, वो कहते हैं ये डिफरेंट सीव्स है, ये आपको 1 2 3 ये 3 सीव्स का एक स्टैक नजर आ रहा है, ये इस तरह सीव्स नजर आ रहे हैं, देखिए अंदर जाली सी लगी हुई है, जैसे आमतौर पर घरों में आटा स्ट्रेन करने के लिए यूज होता है, ऐसा ही है ना, वैसा ही है, ये एक स्ट्रेनर सा लगा हुआ, ये तो सीव कहते हैं इसको। ये जो मुख्तलिफ साइजेस की सीव्स होती है और जो साइज आपने इस्तेमाल करना है, देखो इसकी सीव के ऊपर भी लिखा है BS 410, ठीक है। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड 410 सीव सिस्टम के तहत आप जो है वो एब्रेसिव्स का साइज मेजर कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली ये किया जाता है, जो सबसे बड़े साइज वाली सीव है वो ऊपर, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे ऊपर, इस तरह ऊपर सबसे वो डाला जाता है। जब उसको आप थोड़ा सा शेक करते हैं सीव्स की स्टेक को, तो आपकी मेजरमेंट इजीली हो जाती है।